कैसे डिसाइड करे कि उसको कितना रेट चार्ज करना चाहिए अपने क्लाइंट से और मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं आप। और अगर इन सबसे रिवेन्यू की बात करें तो करेंटली हम अराउंड जहां पर ज्यादातर फ्रीलांस राइटर्स 50 पैसा या 1 रुपया पर वर्ड कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वहीं पर बिहार के एक छोटे से गांव से 23 साल का एक लड़का 4 रुपये पर वर्ड कमाता है। अभी उसने हाल ही में अपनी एजेंसी भी स्टार्ट की है जिसमें 15 लोगों की टीम है। आज का ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिलेंगे जो शायद ही यूट्यूब पर हो। तो चलिए मैं उनको इस चैनल पर इनवाइट करता हूँ। हेलो मिस्टर रत्नेश, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने ऑनलाइन करियर की जर्नी कैसे स्टार्ट की, आपको क्या क्या स्ट्रगल आए और अभी एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं। प्रीतम सर, सबसे पहले अपने चैनल बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रत्नेश कुमार है और मैं एक फ्रीलांस टेक राइटर और टेक ब्लॉगर हूँ। मैं बिहार के अरेराज का रहने वाला हूँ और मैंने अपने ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत सबसे पहले 2017 में करी थी। उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और जिस पे मैंने 110 वीडियोज़ बनाई और उसके बाद मैंने टेक ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल था उसी नाम से मैंने टेक ब्लॉग भी बनाया था। उस ब्लॉग पे मैंने अराउंड 50 आर्टिकल्स लिखे, लेकिन जो मेरा ब्लॉग था और जो चैनल था वो दोनों नहीं चले। लेकिन इस दौरान मुझे टेक राइटिंग का आइडिया हो गया, तो उस स्किल को यूज़ करते हुए मैंने काफ़ी सारे इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए टेक आर्टिकल्स लिखे। शुरुआत में मुझे काफ़ी कम रेट मिलता था, जैसा आपने बाकी राइटर्स का बताया, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे स्किल बढ़ते गए अभी मैं अपने क्लाइंट्स को 4 रुपये पर वर्ड चार्ज करता हूँ। तो 4 रुपया पर वर्ड तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है बेसिकली। तो ये बताइए कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे फ्रीलांस राइटर तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इवन 1 रुपया पर वर्ड कमाने के लिए, तो आप 4 रुपये पर वर्ड कैसे चार्ज करते हो? मतलब कि आपने अभी तक कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है और कैसे कन्विंस करते हो अपने क्लाइंट्स को इस टाइप का रेट के लिए? सर, सबसे पहले मैं जब शुरुआत किया था उस टाइम मैं 4 रुपये पर वर्ड चार्ज नहीं करता था। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत जैसे बाकी राइटर्स करते हैं 30 पैसे पर वर्ड, 50 पैसे पर वर्ड या फिर 70 पैसे पर वर्ड, उस हिसाब से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ता गया, मेरे पास ये एज था कि मैंने खुद की वेबसाइट पे टेक ब्लॉगिंग करी हुई थी, तो मेरे पास एक पोर्टफोलियो पहले से बना हुआ था। तो उसको यूज करके मैंने फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट पे इनिशियल ऑर्डर्स लिए जहाँ से मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले। बाद में मैंने क्लाइंट्स को डायरेक्टली रीच आउट करना भी स्टार्ट किया, जैसे लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे मैं क्लाइंट्स को रीच आउट करता था और उनसे अपने लिए कंटेंट राइटिंग का वर्क मांगा करता था। अभी रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात हुई जिनकी रिक्वायरमेंट अराउंड 1,20,000 वर्ड्स पर मंथ की है और इनिशियली मुझे लगा कि मैं ये डिलीवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एज ए सोलो फ्रीलांस राइटर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार पर वर्ड लिख सकता हूँ। तो यहीं से मुझे आइडिया आया कि मैं इसको एज ए एजेंसी स्टार्ट करूँ और उसके बाद मैंने टीम हायर करना स्टार्ट किया और अभी मेरे टीम में लगभग 15 लोग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ और उनसे मैं आर्टिकल्स लेता हूँ और अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करता हूँ। तो रत्नेश, जैसे आपने बताया कि आप फाइवर पे काम कर चुके हैं, अपवर्क पे भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और डायरेक्ट भी आपके क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारे राइटर्स हैं या कह लीजिए जो वुड बी फ्रीलांसर्स हैं, तो उन्हें एक्चुअली लगता है कि इस टाइप की जो प्लेटफॉर्म्स है फाइवर, अपवर्क, यहाँ से ऑर्डर लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इवन बहुत सारे लोगों को फर्स्ट ऑर्डर भी जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोई फ्रीलांसर अगर बनना चाहता है या फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करें और इन प्लेटफॉर्म से कैसे मतलब ऑर्डर जनरेट करें? सर, सबसे पहले उन राइटर्स के साथ या उन फ्रीलांसर के साथ समस्या ये होती है कि उनके पास राइट स्किल्स नहीं होते और वो बिना स्किल्स के इन प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें ऑर्डर आ जाए। उन्हें सबसे पहले अपने स्किल्स पे काम करना होगा। अगर वो राइटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें राइटिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी। अगर वो वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उन्हें वीडियो एडिटिंग की स्किल्स डेवलप करनी होगी। और एक बार जब उनके पास स्किल्स आ जाएँ तो फिर उन स्किल्स को यूज़ करते हुए एक पोर्टफोलियो बनाएं। वो किसी क्लाइंट के साथ काम करें, चाहे वो फ्री में ही काम करें, लेकिन एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपको रीच आउट कर रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे तो आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको आप शो कर सकें, दिखा सकें कि उस नीच में आपने काम किया है और आपके पास राइट एक्सपर्टीज है, ताकि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करे और आपको ऑर्डर दे। मेरे केस में ये था कि मैंने पहले राइटिंग करी थी अपने ब्लॉग्स पे, उसके लिंक्स थे मेरे पास, मेरा ऑथर पेज था। तो मैं जब भी कोई क्लाइंट मुझे मैसेज करता था तो मैं उनको वो ऑथर पेज देता था और मेरे ऑथर पेज को देख के मेरे क्लाइंट्स को लगता था कि ये बंदा पहले से राइटिंग कर चुका है और स्पेशली ये टेक राइटिंग करता है।
तो उन्हें मेरे पे ट्रस्ट होता था और मुझे ईजिली ऑर्डर मिल जाते थे। फाइवर और अपवर्क पे काम करने वाले फ्रीलांसर्स में मुझे एक कमी ये दिखती है कि अकाउंट बनाने के बाद वो भूल जाते हैं कि उनका फाइवर और अपवर्क पे अकाउंट भी है। वो बस अकाउंट बना देते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें क्लाइंट्स रीच आउट करेंगे और उन्हें ऑर्डर आने लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। मेरे केस में जो चीज़ वर्क की वो ये थी कि मैं अकाउंट बनाने के बाद, अपना गिग पब्लिश करने के बाद फाइबर पे कॉन्टिन्यूअस ऑनलाइन रहता था। ओके, 24 आवर्स ऑनलाइन? 24 आवर्स नहीं, 24 आवर्स तो रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं मोस्टली ऑनलाइन रहता हूँ। टेकी बंदा हूँ तो मोस्टली मैं ऑनलाइन मिल जाता हूँ। तो जब तक मैं अपने कंप्यूटर पे होता हूँ, एक टैब में मेरा फाइबर अकाउंट खुला रहता था। तो इससे होता ये था कि जो क्लाइंट फाइबर पे सर्च कर रहे हैं उसमें एक टॉगल आता है ऑनलाइन सेलर्स का। तो वो लोग मोस्टली ऐसे लोग ऑनलाइन सेलर्स को प्रीफर करते हैं मैसेज करना, ताकि उनके तरफ से इंस्टेंट रिस्पॉन्स आए। तो मैं हमेशा ऑनलाइन रहता था और अकाउंट बनाने के 1 वीक के अंदर अंदर मुझे क्लाइंट्स मिलने लगते थे। तो ये एक मेरे तरफ से टिप है उन नए फ्रीलांसर्स को जो फाइबर और अपवर्क पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उन्हें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। पहले तो अपना गिग पब्लिश करें और उसके बाद वो ऑनलाइन रहें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक दुकान स्टैब्लिश करी है, तो उस दुकान को आपको रोज़ टाइम से ओपन करना है और फिर क्लोज करना है, क्योंकि तभी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और आपको मैसेज करेंगे और आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी एडवाइस दिए रत्नेश ने, और जैसे बताया इन्होंने कि आपको ज़्यादातर ऑनलाइन रहना है और ज़्यादातर क्लाइंट्स हो सकता है आपको यूएस के मिले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन देंगे और बहुत फास्ट अगर रिप्लाई देंगे तो आपको फास्ट ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी टिप्स हैं जो अभी हम देखेंगे उनको भी। तो रत्नेश, जैसे आपने बताया कि आप इंडियन क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं और ज़्यादातर आपके यूएस क्लाइंट्स भी हैं। तो इंडियन क्लाइंट तो ठीक है, एक्चुअली अगर थोड़ा बहुत इधर उधर रहा तो चला लेते हैं, लेकिन यूएस के क्लाइंट्स का जो स्टैंडर्ड रहता है उनको मैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली ग्रामर और वहाँ की जो स्टाइल गाइड रहती है। तो इनको कैसे मैच कर पाते हो आप? सर, जब मैंने राइटिंग स्टार्ट करी तो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, बस मेरे पास था तो टेक का नॉलेज। मैं राइटिंग स्टार्ट करने से पहले टेक की वीडियोज़ देखता था, टेक के आर्टिकल्स पढ़ता था, जिससे मुझे टेक का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया था। जब मैंने राइटिंग स्टार्ट करी तो मैं उस नॉलेज को लेवरेज करते हुए राइटिंग करने लगा। मेरे राइटिंग की सबसे खास बात यह है कि मैं इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ। जब मुझे कोई टॉपिक मिलता है तो उस टॉपिक में इतना रिसर्च करता हूँ कि राइटिंग मेरे लिए आसान हो जाए। और जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली ये प्रीफर करते हैं कि आर्टिकल में अच्छा रिसर्च हो, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो अच्छा हो, और जो बाकी राइटिंग के गाइडलाइंस हैं, वो जो ब्रीफ देते हैं क्लाइंट्स, उन्हें मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और एम करता हूँ कि उसको मैच करूँ। और मेरे राइटिंग का एक 4 स्टेज फार्मूला है, जिसमें सबसे पहले मैं रिसर्च करता हूँ। कोई भी टॉपिक अगर मुझे मिलता है तो उस पर मैं पहले रिसर्च कंप्लीट करता हूँ। रिसर्च कंप्लीट करने के बाद उसको राइट करता हूँ। राइट करने के बाद मैं ग्रामरली प्रीमियम यूज करके उसको एडिट करता हूँ, और बाकी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे रीडेबिलिटी चेक होती है, उससे मैं अपने आर्टिकल का रीडेबिलिटी स्कोर चेक करता हूँ। और फिर लास्ट में अगर कोई स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड है तो वो लगा के फिर क्लाइंट को सबमिट करता हूँ। तो मेरे केस में ग्रामरली प्रीमियम ने काफ़ी हेल्प किया है मुझे कि मैं अपनी इंग्लिश को एक ऐसे स्टैंडर्ड पे मैच कर सकूं जो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सूटेबल हो। और ऐसे मुझे लगता है कि धीरे धीरे, ये एक दिन में नहीं हुआ, जैसे मैं पिछले 4-5 साल से राइटिंग कर रहा हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ दिस 5 ईयर्स मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। और अभी मैं जो कंटेंट लिखता हूँ वो मेरे क्लाइंट्स को पसंद आता है, और शायद ही उनके तरफ से कभी रिविजन्स आता है। और अगर रिविजन आता है तो मैं इसको सीरियसली देखता हूँ और उस पर वर्क करके उनको एक बेहतर कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। तो एक बात बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपका तो ऑलरेडी एक ऑथर प्रोफाइल था, तो आपको उसकी वजह से हो सकता है कि ऑर्डर्स मिले हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए राइटर्स हों, जो अभी स्टार्ट करना चाहते हो, जिनको लिखना तो आता है, फ्रीलांस राइटिंग आती है अच्छे से, लेकिन उनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई ऑथर प्रोफाइल नहीं, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर कोई फ्रीलांस राइटिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो सीधे क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट करे, और इनिशियली ये टफ हो सकता है, उन्हें क्लाइंट्स ना मिले, लेकिन जब भी उन्हें क्लाइंट्स मिले तो वो उनसे पूछें कि वो उनका ऑथर पेज दें। मैंने काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स को देखा है जो घोस्ट राइटिंग करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए लिखा और वो उनके नाम से पब्लिश नहीं होता, तो वो राइटिंग तो करते हैं लेकिन उनके अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं होता। फिर इस तरह उनका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हो पाता और वो स्टार्ट नहीं कर पाते। और मेरी एक दूसरी एडवाइस नए राइटर्स के लिए ये है कि वो अगर हो सके तो अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करें, जैसे मैंने किया। आज की डेट में ब्लॉग स्टार्ट करना काफ़ी आसान है। प्रीतम सर के चैनल पे भी काफ़ी सारे ब्लॉगिंग के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। आप उस फ्री कंटेंट को यूज करके आप अपना एक फ्री ब्लॉग बना सकते हैं, या फिर वर्डप्रेस ब्लॉग भी बना सकते हैं। और जब आपके पास एक ब्लॉग हो जाए तो उस पर अपने आर्टिकल्स खुद ही पब्लिश कीजिए, और बिना किसी एफर्ट के आपका ऑथर पेज थोड़े ही टाइम में क्रिएट हो जाएगा। फिर आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा
जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर उन्हें भी लगेगा कि आपने राइटिंग करी है। तो काफ़ी अच्छी एडवाइस दी आपने कि किस तरह से पोर्टफोलियो डेवलप किया जाए, कैसे अपना एक ऑथर पेज बनाया जाए, और ये भी एक वैल्यूएबल एडवाइस है कि अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, जिससे उनको राइटिंग की स्किल्स ज़्यादा इंप्रूव होगी, उनके स्किल्स डेवलप होगी, तो उनको और ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। वैसे मैं भी फाइवर पर काफ़ी टाइम से हूँ और मैंने भी देखा है, काफ़ी चीज़ें आइडियाज़ मालूम है एक्चुअली मुझे भी फाइवर के बारे में। तो एक ये भी एडवाइस है मेरी है कि अगर आप फाइवर पे कम रेट में ज़्यादा एक्चुअली डिलीवर कर सकते हैं, जैसे $5 का अगर गिग आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें 1000-1500 वर्ड्स आप डिलीवर करेंगे, तो बहुत सारे एक्चुअली जिनका एडवर्टाइजर, जिनका बजट कम होता है, वो आपको प्रेफर कर सकते हैं। और उसमें एक फ़ीचर होता है कि न्यू गिग्स या न्यू सेलर्स, तो वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आपका अगर गिग आता है तो आपको ऑर्डर करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। तो मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राइटिंग की स्किल डेवलप करना चाहते हैं, फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हैं और स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो कैसे एक्वायर करें एक्चुअली, कैसे डेवलप करें राइटिंग की स्किल्स को? हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हैं। सबका कुछ ना कुछ पैशन होता है। Yes. किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी को फाइनेंस में होता है, किसी को हेल्थ में होता है, किसी को टेक में होता है, जैसे मुझे था। तो हमारा जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है, आजकल सभी उस फील्ड का कंटेंट कंज्यूम करते हैं ऑलरेडी। हमें अब करना बस ये है कि कंटेंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देना है, कंजप्शन से प्रोडक्शन की तरफ मूव होना है। और जब हम पहले से उस फील्ड से रिलेटेड कंटेंट ऑलरेडी देख रहे हैं, तो हमें उस फील्ड का काफ़ी सारा नॉलेज होता है। अब बस उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स। तो अगर किसी को भी एक फ्रीलांस राइटर बनना है, तो सबसे पहले जिस फील्ड का फ्रीलांस राइटर बनना है, अगर उसे टेक राइटर बनना है, फाइनेंस राइटर बनना है, हेल्थ राइटर बनना है, उस फील्ड का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे। जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करेगा, उसके पास नॉलेज होगा, स्किल्स आएंगी राइटिंग की, और उसके बाद वो राइटिंग करेगा तो उसके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे मेरे केस में था कि मैं पहले से टेक का कंटेंट काफ़ी कंज्यूम करता था। मैं सारे टेक क्रिएटर्स की वीडियोज़ देखता था, टेक ब्लॉग्स पढ़ता था और मुझे टेक में काफ़ी इंटरेस्ट था। जब मैंने राइटिंग करने का डिसाइड किया तो मैंने इसीलिए टेक को चुना, क्योंकि उस फील्ड में मुझे ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज था। तो जिसको भी राइटर बनना है, उसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि उसे किस फील्ड में नॉलेज है, उसे किस फील्ड में पैशन है। फिर उस फील्ड से रिलेटेड लिखने में उसे काफ़ी आसानी होगी और वो उस फील्ड का राइटर बन सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर निश को अगर पकड़ के एक राइटिंग की जाए, तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे जो जनरल फ्रीलांस राइटर्स होते हैं जो किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, तो जनरली उनको उतना अमाउंट नहीं चार्ज कर सकते वो लोग। तो अगर किसी जैसे फाइनेंस वाला या हेल्थ वाला या किसी पर्टिकुलर भी कोई भी निश में अगर राइटिंग करेगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चार्जेस वो चार्ज कर सकता है, ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है। तो मैंने भी बहुत सारे एक्चुअली फ्रीलांस राइटर्स हायर किए हुए हैं, और जनरली मेरी जो प्रॉब्लम होती है फ्रीलांस राइटर्स के साथ, मुझे ना 3 टाइप के राइटर्स यूजुअली मिलते हैं। एक टाइप का राइटर तो क्या होता है कि जैसे मैंने उसको कोई टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है आपको, तो वो क्या करते हैं कि उस टॉपिक से वो गूगल में सर्च करेंगे, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें से एक रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ से जो भी लिखा रहेगा बस दूसरी एक विंडो ओपन करेंगे और वहाँ पर उसको वैसे के वैसे अपने वर्ड्स में राइट कर देते हैं। तो ये एक्चुअली क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है। दूसरे टाइप के राइटर्स होते हैं जो कि इस टाइप के होते हैं, जैसे कि वो कोई स्पिन राइटर्स जो रहते हैं कि कोई भी एक आर्टिकल उठा लिया, उसमें इधर उधर से वर्ड चेंज कर दिए और राइटर भेज दिया। और तीसरे टाइप के राइटर्स आजकल जैसे AI टूल्स बहुत आ गए हैं, है ना, इस टाइप के AI टूल्स यूज़ करके, वैसे भले ही उनके आर्टिकल थोड़ा ठीक ठाक हो, लेकिन वो भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस टाइप की जनरली कंटेंट राइटर्स जनरली मैंने हैंडल किए हैं। तो आपका क्या एडवाइस है इस टाइप के कंटेंट राइटर्स से? जैसा कि सर आपने 3 टाइप के राइटर्स बताए, मैंने भी ऐसे राइटर्स देखे हैं जो हूबहू ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर किसी को सीरियसली राइटिंग करनी है, उस राइटिंग में अपना करियर बनाना है, तो उसे इन टाइप के राइटर्स जैसा नहीं बनना होगा, उन्हें कुछ अलग करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें ओरिजिनल कंटेंट लाना होगा और रिसर्च करना होगा। हाँ, उसके लिए जैसे अगर किसी क्लाइंट ने उन्हें टॉपिक दिया तो उसे गूगल में ही सर्च करेंगे, सभी करते हैं, लेकिन वो एक साथ जो भी टॉप 10 रिजल्ट्स हैं, टॉप 20 रिजल्ट्स हैं, उसे देखें। उसे देखने के बाद एनालाइज करें कि ये टॉपिक किस बारे में है, सर्चर का इंटेंट क्या है। फिर अगर उन्हें अपने नीच का रिलेटेड कीवर्ड मिला होगा तो उन्हें उसके बारे में खुद कुछ नॉलेज होगा। फिर अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए और इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए एक अलग सा कंटेंट होगा जो पहले से इंटरनेट पे कभी नहीं रहा।
कुछ अलग से वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, फिर वो कंटेंट अच्छा परफॉर्म करेगा और क्लाइंट को सेटिस्फाई भी करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है आर्टिकल लिखने के लिए तो आपको रिसर्च करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, सिर्फ गूगल सर्च पे आपको लिमिट नहीं रखनी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं, या फिर बहुत सारे न्यूज़ साइट्स होती हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जो अलग अलग डेटा प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर भी जाके आप रिसर्च कर सकते हो, या यूट्यूब के वीडियोज़ देख सकते हो, कोई अच्छे क्वालिटी वीडियोज़ जो रहते हैं वहाँ से जाके आइडिया ले सकते हो। तो काफ़ी तरीके हैं एक्चुअली रिसर्च करने के, और इस तरह से रिसर्च करके आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा रेट्स मिल सकता है। तो मुझे बताइए कि जैसे कोई फ्रीलांस राइटर है, तो अभी जैसे राइटर लिख रहा है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है, तो हो सकता है वो एक्चुअली अंडर पेड हो। तो वो कैसे डिसाइड करे कि उसको कितना रेट चार्ज करना चाहिए अपने क्लाइंट से, कैसे उसको मालूम पड़ेगा? अगर किसी राइटर ने स्टार्ट किया है तो फिर उसे क्लाइंट जो भी रेट्स दे रहे हैं उसके साथ वो कंफर्टेबल रह सकता है, क्योंकि इसके द्वारा उसका पोर्टफोलियो बन जाएगा। जब एक बार पोर्टफोलियो बन गया तो उसके बाद उसके पास एक कंपनसेशन पावर आ जाएगी अपने क्लाइंट को बताने के लिए कि मैं पहले इतना चार्ज करता था और मैंने क्लाइंट के साथ काम किया और उसको मैंने ये रिजल्ट ला के दिया, मेरे ये आर्टिकल्स यहाँ रैंक कर रहे हैं। तो फिर क्लाइंट को भी लगेगा कि इसने एक्चुअल में कुछ वर्क किया है और अपने प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए कुछ रिजल्ट्स लेके आया है। इसके अलावा मैंने राइटर्स में एक चीज़ देखी है कि जैसे ही क्लाइंट उनसे रेट के लिए पूछता है, वो एक लो रेट उनको बताते हैं कि मैं 30 पैसे चार्ज करता हूँ, मैं 50 पैसे चार्ज करता हूँ। तो इस केस में क्लाइंट को ये लगता है कि ये राइटर तो ऑलरेडी इतना चार्ज कर रहा है, तो कंफर्टेबली एग्री हो जाते हैं। मैं फ्रीलांस राइटर्स को ये सलाह दूंगा कि वो सबसे पहले अपने क्लाइंट से पूछें कि उनका बजट कितना है। इनिशियली एक दो बार पूछ सकते हैं, अगर क्लाइंट बताने में इनकार कर रहा है या कंफर्टेबल नहीं है, फिर उस केस में आप एटलीस्ट उन्हें 1 रुपीज़ पर वर्ड या फिर 75 पैसे पर वर्ड बताएं। अगर आप बिगिनर हैं फिर भी, अगर आप इनिशियली ही 30 पैसे या फिर 50 पैसे बोल रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लाइंट आपको 1 रुपीज़ पर वर्ड देगा, आप ऐसे ही अंडरपेड रह जाएंगे। अपने काम का, अपने रिसर्च का वैल्यू समझें और अपने क्लाइंट को एक रीजनेबल अमाउंट बताएं कि मैं इतना चार्ज करता हूँ और उस लायक कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो रत्नेश, जैसा आपने बताया कि आपने एक एजेंसी भी स्टार्ट की है, 15 लोगों की टीम है आपकी, और आप 4 रुपये पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करते हो अपने क्लाइंट के हिसाब से, और ज़्यादा भी हैं किसी किसी क्लाइंट्स में। तो आप अपनी टीम के जो राइटर्स हैं उनको कितना पैसा देते हो पर वर्ड के हिसाब से? सर करेंटली मैं अपने राइटर्स को अप टू 1.2 रुपीज़ पर वर्ड तक दे रहा हूँ। अच्छा, तो आप 4 रुपये पर वर्ड चार्ज करते हो अपने क्लाइंट से और आप 1 रुपया पर वर्ड के हिसाब से अपने राइटर्स को देते हो। तो अब हो सकता है कि आपके राइटर्स ये वीडियो देख रहे हो, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे इन चार्जेस को? सर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने क्लाइंट से 4 रुपीज़ पर वर्ड चार्ज कर रहा हूँ और अपने राइटर्स को 1 रुपीज़ पर वर्ड दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी कई सारे एक्सपेंसेस है। जैसे अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है तो वो पेपाल जैसी सर्विसेज से पे करता है, जिसमें 5 से 6% पहले तो कटता है उसका पेपाल का टैक्स, फिर 3-4% पेपाल का कन्वर्जन लगता है। और कई बार क्लाइंट्स हमारे जो होते हैं वो लेट पेमेंट करते हैं, और मेरा ये रूल है कि मैं अपने राइटर्स को ऑन टाइम पेमेंट करता हूँ। तो अगर उन्हें टाइम से पैसा मिल रहा है तो हमें कई बार पैसा लेट मिलता है। और उसके अलावा कंपनी रन करने के कई सारे एक्सपेंसेस हैं, और इन सबको कट डाउन करने के बाद जो हमारा एक्चुअल रिवेन्यू है, जो मार्जिन है, वो अराउंड 20 to 25% रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने राइटर्स को कम पे कर रहा हूँ, और मैंने अपने राइटर्स को प्रॉमिस किया है कि अगर वो अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, क्लाइंट सेटिस्फाइड रहते हैं, तो मैं उनके रेट्स को हर 3 महीने या फिर एक फिक्स टाइम के बाद इंक्रीज भी करते रहता हूँ। एब्सोल्युटली, काफ़ी स्मार्ट तरीके से आपने रिप्लाई दिया है। अभी लास्ट क्वेश्चन ये कि आप फ्रीलांस राइटिंग के अलावा और क्या क्या काम करते हैं? जैसे एजेंसी चलाते हैं, उसके अलावा भी और कुछ बिजनेसेस है आपके, और मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं आप, और फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? सर जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैंने अपना करियर एज ए टेक ब्लॉगर स्टार्ट किया था। तो हालांकि मैं टेक राइटिंग करने लगा, लेकिन मैंने अपने ब्लॉग्स को भी अलाइव रखा। उस पर भी मैं कुछ कंटेंट खुद लिखता था या फिर कंटेंट आउटसोर्स करके पब्लिश करते रहता था। तो ओवर द टाइम उस कंटेंट पे भी ट्रैफिक आने लगा है और वो मेरा ब्लॉग भी अच्छा चल रहा है। और बाद में उसको देखते हुए मैंने और भी कई सारे ब्लॉग्स अपने नेटवर्क में ऐड किया है और उन ब्लॉग्स पे भी काम कर रहा हूँ। उनमें से कई सारे ब्लॉग्स यूएस को टारगेट करते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिवेन्यू अर्न करते हैं। तो मेरा फ्यूचर गोल ये है कि अपने जो खुद के ब्रांड्स हैं, टेक ब्लॉग्स हैं, उनको ग्रो किया जाए और उससे अच्छा रिवेन्यू अर्न किया जाए। सर मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि इस बिजनेस को यॉर्कर मीडिया के नाम से आगे रजिस्टर करूँ, और इस बिजनेस के 2 आर्म्स रहेंगे। एक साइड में मेरा एजेंसी बिजनेस रहेगा जहाँ मैं क्लाइंट से काम लूँगा और अपने राइटर्स की टीम के द्वारा उस काम को पूरा करके डिलीवर करूँगा, और वहाँ से जो भी मार्जिन आएगा वो हमारा रिवेन्यू होगा।
उसके अलावा एक दूसरा आर्म है जो मेरे टेक ब्लॉग्स हैं, उसको एक मीडिया बिजनेस की तरह, एक पब्लिशिंग की तरह इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे पास कई सारे ब्रांड्स रहेंगे और हर ब्रांड की एक अलग अलग टीम रहेगी जो कि उस पर वर्क करेगी और उस पर डेली कंटेंट आएगा और फिर उधर से भी रिवेन्यू आएगा। तो हमारे ये दो मेन बिजनेसेस हैं, एक एजेंसी और एक दूसरा पब्लिशिंग। और अगर इन सब से रिवेन्यू की बात करें तो करेंटली हम अराउंड $3000 से कुछ ज़्यादा ही रिवेन्यू इन दोनों बिजनेसेस से मिला के कर रहे हैं। और अभी हमने इस पे काफ़ी और फोकस करना स्टार्ट किया है। जो हमारा पब्लिशिंग बिजनेस है उसके लिए भी राइटर्स हायर किए हैं और उस पर भी डेली कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं। तो हम होप कर रहे हैं कि जल्दी ही इस रिवेन्यू को और बढ़ाएंगे और हो सकता है इस साल के एंड तक डबल कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्लान्स हैं आपके और काफ़ी अच्छा रिवेन्यू भी आप जनरेट कर रहे हो और मैं आशा करता हूँ कि ये आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करे, बहुत ज़्यादा रिवेन्यूज़ हो आपके। और जैसा इन्होंने बताया कि टेक ब्लॉगिंग भी करते हैं, इंटरनेशनल टेक ब्लॉगिंग करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे एक और इनके साथ वीडियो बनाना चाहिए ब्लॉगिंग के ऊपर कि किस तरह से टेक ब्लॉगिंग बनाकर टेक ब्लॉगिंग स्टार्ट करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो रत्नेश, जाते जाते कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन राइटर्स को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उन राइटर्स को जो कि अपना करियर फ्रीलांस राइटिंग में बनाना चाहते हैं? सर, जैसे कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो ये बताया कि राइटर्स को कैसे क्या करना चाहिए, मैं लास्ट में यही एडवाइस देना चाहूँगा कि राइटर्स पहले राइट स्किल बिल्ड करें। एक बार जब स्किल बिल्ड हो जाए तो अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें, चाहे वो अपने वेबसाइट के थ्रू हो या फिर किसी और क्लाइंट के लिए लिख के हो। और जब उनके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जाए तो वो क्लाइंट्स को रीच आउट करना स्टार्ट करें। लिंक्डइन या फिर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और जितने क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर सकते हैं उनको रीच आउट करिए। कई सारे राइटर्स को मैंने देखा है वो 3-4 क्लाइंट्स को रीच करेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा, फिर वो उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। मेरी एडवाइस उन सभी राइटर्स को ये है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है क्लाइंट्स को रीच आउट करें, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, ट्विटर को यूज़ करें। और आप जितने ज़्यादा क्लाइंट्स को रीच आउट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको क्लाइंट्स मिले और आप उनके साथ काम कर पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो और स्ट्रांग होगा। तो यही मेरी एडवाइस सभी नए राइटर्स के लिए रहेगा। तो काफ़ी अच्छी एडवाइस दी आपने। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी टाइप के बहुत ही वैल्यूएबल नए नए वीडियोस लेके आते रहते हैं जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच रत्नेश इस चैनल पर आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए।